हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये आपका इंग्लिश सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 10th का, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये चूँकि ग्रामर पार्ट है और कई बच्चों को ग्रामर थोड़ा टफ लगती है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रामर हमेशा टफ ही होती है। अगर आप इसको ठीक से एंजॉय करके पढ़ें और उसको समझ के पढ़ें तो ये आपको उतना टफ नहीं लगेगी। तो चलिए अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और इसके स्टार्टिंग में ये कुछ बेसिक चीज़ दी हुई है। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, जिनको कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स AEIOU जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं तो उनकी जगह ये वॉवल्स यूज़ होते हैं, और कॉन्सोनेंट जैसे स्वर और व्यंजन हिंदी में बोलते हैं तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट इंग्लिश में बोलते हैं। स्वर हो गए आपके वॉवल्स और व्यंजन हो गए कॉन्सोनेंट्स। इस प्रकार वॉवल्स की संख्या 5 तथा कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21 है। वर्ड्स लेटर्स का वह सार्थक समूह है जो स्पष्ट अर्थ देता है, जैसे कैट, टेबल, चेयर एट्सेट्रा। अब सार्थक समूह का मतलब यही है कि अगर कोई लेटर्स का कोई कॉम्बिनेशन है जिससे कि कोई मीनिंग समझ में आ रहा है तो वो वर्ड कहलाएगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो शब्द अक्षरों का कोई समूह है जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। जैसे इन्हीं वर्ड्स को अगर हम आगे पीछे करके इसको देखना चाहें, जैसे कैट है, CAT कैट, हमें पता है कि कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली होती है। लेकिन अगर इसको T और C और A अगर हम ये कर देते हैं तो यही 3 लेटर्स को हमने लिया और ये लिख दिया, एक वर्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई मीनिंग हमारी समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ कि लेटर्स तो वही हैं लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, तो इसको हम वर्ड नहीं कह सकते। फिर जो सेंटेंस की डेफिनेशन है वो ये कि शब्दों का वो समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे सेंटेंस वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो जिस तरीके से लेटर्स को मिला के एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमने बनाया जिसका कि कोई मीनिंग समझ में आ रहा हो, उसको हमने वर्ड बोला। और इसी तरीके से जब वर्ड्स का कॉम्बिनेशन इस तरीके का बनाएंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स को इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे कि उनसे कोई एक पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा हो, वो सेंटेंस कहलाएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस, राम इज़ राइटिंग अ लेटर, हाउ प्रिटी शी इज़, आर यू हंग्री, शट द डोर, राम रीड्स अ बुक। ये सारे क्या हैं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। एक ऐसे शब्दों के समूह हैं ये जिनका कि मीनिंग क्लियर हो रहा है, तो ये सारे क्या होंगे, सेंटेंसेस कहलाएंगे। और अगर इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम थोड़ा सा स्क्रैम्बल करके लिख दें, आगे पीछे करके लिख दें, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि वर्ड्स तो यही रहेंगे। जिस तरह से हमने ये एग्जांपल लेटर्स का लिया था कि लेटर्स वही थे लेकिन उनका सीक्वेंस इस तरह का था कि मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा था। तो वही चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं कि इन वर्ड्स का भी सीक्वेंस इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जिनसे इनका मीनिंग क्लियर नहीं हो शायद। तो वो आप लोग अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे पहला अगर हम एज एन एग्जाम्पल लेना चाहें, पहला जो ये सेंटेंस है, राम इज़ राइटिंग अ लेटर, अब इसी को अगर हम वर्ड्स को आगे पीछे कर दें तो कुछ भी, राइटिंग पहले ले लो, ये फर्स्ट उस पर ले लो, राइटिंग, फिर ये राम राइटिंग लेटर, फिर थर्ड पे इसको ले लो, फोर्थ को इस पे ले लो, और 5 पे राम। तो अगर हम ये सीक्वेंस रख देते हैं तो राइटिंग लेटर इज़ राम, तो क्या बनेगा, ये कोई इसका सेंस समझ में नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से हम सारे इनके ऊपर आप लोग ट्राई करके देख लेना, इनको आगे पीछे करके वर्ड्स को आप देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दिए हुए उपर्युक्त सभी शब्दों के सार्थक समूह अर्थ प्रकट करते हैं अतः ऐसे शब्दों का समूह वाक्य की श्रेणी में आते हैं।
यानी all the group of words mentioned above are conveying a meaning or making a complete sense, तो they will come into the category of sentence. फिर वाक्य के दो भाग होते हैं. The sentence has the two parts, subject and predicate. Subject is जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं. यानी अगर सेंटेंस किसी भी एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो उस मेन कोई नाउन हो सकता है या कोई दूसरे वर्ड्स हो सकते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, तो दैट विल कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग दैट अबाउट द सब्जेक्ट वॉट एवर इज़ देयर इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. और जब किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट होता है. वस्तु और व्यक्ति जो सेंटेंस का होगा वो सब्जेक्ट होगा और उस वस्तु या उस व्यक्ति के बारे में जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट होगा. एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं. मोहन लाफ्स और दूसरा एग्जाम्पल है गीता रीड्स. तो इस फर्स्ट एग्जाम्पल में मोहन क्या है, एक व्यक्ति है, तो ये सब्जेक्ट हो गया. और उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जा रहा है यानी कि वो मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है, तो उसके बारे में जो चीज़ कही जा रही है वो प्रेडिकेट है. यानी यहाँ पर इस फर्स्ट एग्जाम्पल में मोहन सब्जेक्ट है और लाफ्स प्रेडिकेट. इसी तरीके से सेकंड वाले में गीता सब्जेक्ट है और रीड्स प्रेडिकेट है. अब यहाँ जो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट होता है उसमें क्वालिफायर भी आ सकता है, मेन वर्ड या हेड वर्ड हो सकता है. और क्वालिफायर जो होता है उसमें भी ये तीन चीज़ें इंक्लूडेड हो सकती हैं क्वालिफायर में. ये एक डिटर्मिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज. तो इसको आपको आगे के एग्जांपल्स में समझ में आएगा कि जो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर ये बात की जा रही है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को सब्जेक्ट कहते हैं. अब व्यक्ति तो यहाँ पर जो एग्जांपल में दिया हुआ मोहन और दूसरा यहाँ गीता, तो ये तो एक ही वर्ड हो गया. फिर उसके जब ये एक वर्ड का सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के भी पार्ट्स कैसे होंगे, एक ही वर्ड के कितने पार्ट होंगे. लेकिन यहाँ जो बताने का मतलब है कि सब्जेक्ट एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स का भी सब्जेक्ट हो सकता है. यहाँ मोहन लिखा है अकेला, यहाँ गीता लिखा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक व्यक्ति या वस्तु होगा और वो एक ही वर्ड से उसको डिफ़ाइन कर दिया जाएगा या बता दिया जाएगा. ये कोई नेसेसरी नहीं है. हो सकता है कि किसी एक सेंटेंस के सब्जेक्ट में जो उसका सब्जेक्ट है वो कई सारे वर्ड्स को मिला के भी सब्जेक्ट बने. और कई सारे वर्ड्स का मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट में एक क्वालिफायर पार्ट हो सकता है और एक पार्ट उसका मेन वर्ड या हेड वर्ड हो सकता है. और जो क्वालिफायर होगा उसमें भी ये तीन पार्ट हो सकते हैं, एक डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज. तो ये इसके एग्जांपल्स क्या होंगे ये आगे आपको दिखाई देगा. और जो प्रेडिकेट है उसके पार्ट्स यहाँ पर ये दिए हुए हैं. एक ये आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है. और यहाँ पर भी जिस तरीके से यहाँ ऊपर क्वालिफायर के तीन पार्ट हो सकते हैं, ऐसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी इस तरह से एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है. अब ये जिस तरीके से यहाँ ट्री में हमने समझा, हो सकता है कि आप लोग को भी और क्लियर ना हुआ हो, तो जो आगे की जो टेबल्स दी हुई हैं इनसे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा. तो सब्जेक्ट पार्ट्स को समझने के लिए निम्नलिखित टेबल्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें. यानी कि टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट पार्ट रीड द फॉलोइंग टेबल्स केयरफुली. अब यहाँ जो टेबल में क्या दिया हुआ है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हैं और उनको दो पार्ट्स में बांटा हुआ है. टेबल 1 है ये. इस टेबल 1 में जैसा हम ऊपर ये एग्जांपल देख चुके हैं, इन सेंटेंसेस के स्मॉल छोटे सेंटेंसेस हैं ये, उसी तरीके के सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं. जैसे ए में देखेंगे हम तो राम प्लेज, राम खेलता है. मीना वीप्स, मीना रोती है. दूसरे में ही प्लेड और शी वेप्ट. यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा. और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें बदल गए हैं, एक
ए वाले एग्जाम्पल्स में और बी वाले एग्जाम्पल्स में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल दिए हैं। यहाँ पर प्रॉपर ये नाउन है और यहाँ पर जो वर्ब हैं वो काय में हैं, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पर नाउन्स की जगह प्रोनाउन आ गए हैं और यहाँ पर जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट के बदले सिंपल पास्ट हो गया है। अब ये कुछ अगर आपको इसके बारे में आइडिया होगा, टेंसेस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। और अगर नहीं आ रही है तो इनके लिए सेपरेट जो इस एक्सप्लेनेशन का वीडियो कोई बनेगा तो उससे आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल इतना तो आपको ये दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर नाम दिया हुआ है और यहाँ नाम के बदले ही और शी दे दिया। नाम जो दिए हैं ये नाउन्स हैं और ये ही और शी प्रोनाउन कहलाते हैं, जो कि नाउन्स के बदले में यूज़ होते हैं। इतना तो शायद आपको पता ही होगा। और यहाँ पर भी जो वर्ब की फॉर्म्स हैं ये अलग से हमको दिखाई दे रही होंगी, प्लेज और प्लेड। इसमें क्या फ़र्क है? प्लेज ये प्रेजेंट सिंपल है और प्लेड जो है वो सिंपल पास्ट है। इसी तरीके से वीप्स और वेप्ट में है। फिर यहाँ सी वाले एग्जाम्पल में स्मोकिंग इज़ इंजीरियस और डी में टू वॉक इज़ यूज़फुल। तो इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट हैं इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि कितने तरह के वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं, कितने तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हो सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो राम और मीना ये नाउन है। ही और शी क्या है? ये नाउन तो है ही है। नाउन के बदले में जो यूज़ होता है प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। स्मोकिंग क्या है? ये एक काम है, ये भी किसी चीज़ का नाम है, किसी एक्शन का नाम है। जैसे दौड़ना, नहाना, यानी जो वर्ब होता है, जैसे रन, रन एक वर्ब है। और रनिंग यानी दौड़ना, ये उस एक्शन का नाम हो गया। इसी तरह से स्मोकिंग जो होता है, स्मोक मीन्स सिगरेट पीना, स्मोकिंग उसका नाम हो गया उस एक्शन का। टू वॉक यानी चलना। तो इस तरह से ये अलग अलग तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं। जैसे कैटेगरी ए में राम और मीना सब्जेक्ट हैं जो कि नाउन है। कैटेगरी बी में ही और शी सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। कैटेगरी सी में स्मोकिंग सब्जेक्ट है जो कि जेरेंड है। और कैटेगरी डी में टू वॉक सब्जेक्ट है जो कि इन्फिनेटिव है। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच या नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये तो सिंपल है। जेरेंड और इन्फिनेटिव अगर आपको ठीक से क्लियर नहीं है तो वो भी अभी हो जाएगा। आगे इसको देखते हैं। टेबल 1 से ज्ञात होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है। इन्हें हेड वर्ड या मेन वर्ड कहा जाता है। सब्जेक्ट को और थोड़ा सा समझने के लिए टेबल 2 में देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। सेंटेंस 1 में डॉग्स बार्क, यहाँ पर सब्जेक्ट डॉग्स है जो कि नाउन है। शी लेबर्स हार्ड, यहाँ पर शी प्रोनाउन है। और ये सेंटेंस, इसका मतलब भी आप लोग को कोशिश करना चाहिए सब समझने की। डॉग्स बार्क का मतलब है कुत्ते भौंकते हैं। शी लेबर्स हार्ड का मतलब है वह मेहनत करती है, कड़ी मेहनत करती है। फिर थर्ड सेंटेंस है द पुअर आर सैड, यहाँ पर क्या है? द पुअर जो है सब्जेक्ट के रूप में है, जबकि है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखा जाएगा तो एडजेक्टिव है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। हिंदी में उसको विशेषण कहते हैं और उसका काम होता है किसी नाउन की विशेषता को बताना या कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन के बारे में देना। तो अगर कोई हम इंसान की बात करें, मैन या वुमेन, जो भी आदमी या औरत के बारे में, कि वो गरीब है तो उसके लिए पुअर आएगा, द पुअर। द पुअर मैन हो सकता था, द पुअर वुमन हो सकता था यहाँ पर, लेकिन उसको हिडन रखा गया, अंडरस्टूड है वो एक तरीके से। और बिना नाउन के यहाँ पर जो एडजेक्टिव है उसी को सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया है। तो ये भी एक तरीके का सब्जेक्ट का यूज़ है यहाँ पर उस वर्ड का, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव है,
लेकिन वो सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, यानी कि धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। यहाँ पर स्मोकिंग क्या है? जेरंड। जेरंड किसको बोलते हैं ये भी आप लोग को शायद पता हो पहले से, या नहीं पता हो तो उस अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाती है ये जेरंड। तो स्मोक जो होता है SMOKE, स्मोक, स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना, और स्मोकिंग का मतलब हो गया धूम्रपान। ठीक, तो ये आईएनजी लग गया इसमें। इसी तरह से बहुत सारे और भी वर्ब्स होते हैं, रनिंग, स्विमिंग, ये सारे वो जो वर्ब्स हैं ये वो वर्ब्स हैं जिसमें आईएनजी लग गया। तो जब आईएनजी लग गया तो वो जेरेंड हो गया, यहाँ पर एक नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो नाउन की जो डेफिनेशन है वो आप लोग को पता ही है कि नाउन तो एक किसी चीज़ का नाम होता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, ठीक है, कोई और। तो यहाँ पर ये किस चीज़ का नाम है? ये एक एक्शन का, ये एक एक्टिविटी का नाम है स्मोकिंग। जैसे रनिंग और स्विमिंग हो सकता है, फ्लाइंग हो सकता है, तो वो कुछ चीज़ जो एक्शन हो रहा है उसका नाम है। तो यहाँ पर भी ये एक वो नाम है, नाउन है, जो कि वर्ब को मॉडिफाई करके, कन्वर्ट करके बनाया गया है। वही वर्ब में आईएनजी जोड़ के उसको जेरेंड के तौर पे हम जानते हैं कि जो वर्ब आईएनजी लगा के नाउन का काम करे वो जेरेंड होता है। इसी तरह से अब यहाँ जाइए कि टू अर इज़ ह्यूमन। अब ये अर जो वर्ड है ये वैसे तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये टू अर, तो टू जब वर्ब के साथ लग जाता है किसी भी वर्ब के साथ तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने ऊपर भी देखा था टेबल ए में टू वॉक इज़ यूज़फुल लिखा था, तो इसी तरह से ये सेम सेंटेंस है, टू वॉक इज़ यूज़फुल, इसी तरह से टू अर इज़ ह्यूमन। अब इसका मीनिंग क्या होगा इस सेंटेंस का, शायद आप लोग को पता हो, तो ये आपके लिए एक टास्क है, ये आपको बताना होगा। जब आप लोग नहीं बता पाओगे तो फिर इसका मीनिंग आपको बता दिया जाएगा। टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? टू फाइंड फॉल्ट। यहाँ पर ये तीन वर्ड्स को मिला के सब्जेक्ट बना है। तो यहाँ पर ये दिए हुए शब्दों का ये समूह है, सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन की तरह से प्रयुक्त है। यानी टू फाइंड फॉल्ट का मतलब है कि कमी ढूंढना, इज़ ईजी का मतलब कमी ढूंढना बहुत आसान होता है। अब आ जाइए टेबल 3 पर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ चेंज हमको दिखाई देगा कि सब्जेक्ट अभी तक जो हम देख रहे थे कि ज़्यादातर टेबल ए में हमने देखा था कि सिंगल वर्ड में के सब्जेक्ट थे, एक ही वर्ड का सब्जेक्ट था। फिर यहाँ पर हमने टेबल 2 में देखा था कि किसी किसी सब्जेक्ट में 2 वर्ड थे, किसी में 2 से ज़्यादा भी हैं। तो अब यहाँ पर ये जो वर्ड सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर एक क्वालिफायर एक ये ऐड हो गया, जो यहाँ पर पहले हम लोग ये इसमें समझ चुके थे कि जो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट होता है उसमें मेन वर्ड या हेड वर्ड होगा और क्वालिफायर होगा। अब ये क्वालिफायर के और जो पार्ट्स हैं ये तो और आगे पता चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये दो चीज़ आपके सामने आ चुकी हैं इस टेबल नंबर 3 में। दो चीज़ क्या सामने आ गई कि एक हेड वर्ड आपको मिल रहा है सब्जेक्ट में और एक क्वालिफायर देखने को मिल रहा है। तो और ये दोनों को मिला के पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। इन दोनों चीज़ों को ये मिला लीजिए तो ये सब्जेक्ट बन रहा है। और क्वालिफायर क्या है? इधर पे अ है, दैट है, फ्यू है और मैनी। और यहाँ पर क्या है? जो वर्ड है वो हमारा जो बेसिक वर्ड जो हम पहले देख चुके हैं, ज़्यादातर ये सब नाउन्स हैं। बॉय, मैन, गर्ल्स, बॉयज़, ये सब नाउन है। और प्रेडिकेट में ये सारे वर्ब्स हैं। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि प्रेडिकेट भी कितना ज़्यादा उसमें और दूसरी चीज़ें और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, उसमें कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ वर्ब अकेला यहाँ पर दिया हुआ है। तो अ बॉय रन्स, दैट मैन लाफ्स, फ्यू गर्ल्स डांस्ड,
मैनी बॉयज़ प्लेड। तो ये जो पूरे सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इनका सेंस कंप्लीट निकल ही रहा है। अ बॉय रन्स का मतलब एक लड़का दौड़ता है, दैट मैन लाफ्स का मतलब वह व्यक्ति आदमी हंसता है, फ्यू गर्ल्स डांस्ड कुछ लड़कियों ने डांस किया या कुछ लड़कियों ने नृत्य किया, मैनी बॉयज़ प्लेड कई लड़के खेले। तो ये जो सारे जो सेंटेंसेस हैं इनका पूरा मीनिंग क्लियर है, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिसाब से जो हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर अ बॉय, इन दोनों को मिला के ये पूरा एक सब्जेक्ट बना और ये इसका प्रेडिकेट है। और अ बॉय में जो ये अ है ये क्वालिफायर है और बॉय जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ड है। फिर इसी तरीके से दैट, फ्यू, मैनी ये सब क्वालिफायर हैं, और मैन, गर्ल्स और बॉयज़ ये सारे क्या हैं, हेडवर्ड हैं, नाउन है। अब क्वालिफायर जो होगा वो बेसिकली कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में होना चाहिए, कौन से आपको जो वर्ड्स के हिसाब से देखने से क्या लग रहा है कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखेंगे तो ये वर्ड क्या है, ये तो जो हेड वर्ड है ये तो नाउन है हमारा दिख रहा है यहाँ पर, और प्रेडिकेट में ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ब हैं, ये भी दिख रहे हैं। ये क्या हैं जो क्वालिफायर में यूज़ हो रहे हैं, ये वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से कौन से वर्ड्स हैं ये। तो यहाँ देखते हैं कि इसके जो डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ बताई गई है कि नहीं। टेबल 3 में सब्जेक्ट के दो भाग हैं, एक क्वालिफायर तथा दूसरा हेडवर्ड। इस दशा में हेडवर्ड नाउन आता है, अ, दैट, फ्यू तथा मैनी सभी क्वालिफायर हैं जो हेडवर्ड्स के ठीक पहले प्रयोग किए गए हैं। बॉय, मैन, गर्ल्स तथा बॉयज़ हेडवर्ड्स हैं जो नाउन हैं। हेडवर्ड सदैव नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये तो चलो ठीक है, लेकिन अब इसमें ये वाली चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि क्वालिफायर जो है वो क्या है। ये तो ये हैं एडजेक्टिव्स, जैसा कि आपने पहले पढ़ा हो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, या अभी जो आपको बताया था तो उससे आपको ये समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में और डिस्क्रिप्शन दे और ज़्यादा कुछ विवरण दे, कुछ और बताए। तो यहाँ पर बॉय के बारे में क्वालिफायर ये बता रहा है एक लड़का, तो उनकी गिनती या उनकी विशेषता, कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में मिलेगी वो एडजेक्टिव से मिलती है। और यहाँ पर जो हमें इससे यही जानकारी मिल रही है क्वालिफायर से कि बॉय के बारे में बताया जा रहा है। अब वो ये भी हो सकता था टॉल बॉय, शॉर्ट बॉय, फैट बॉय, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अ बॉय है तो ये भी उसकी एक एक्स्ट्रा विवरण हमको पता चल रहा है। दैट मैन से भी वही चीज़ पता चल रही है, वह आदमी। तो यहाँ पर मैन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिली, वो इस वर्ड से मिली जो कि एडजेक्टिव है। गर्ल्स तो फ्यू गर्ल्स, तो फ्यू गर्ल्स कितनी, फ्यू। मैनी भी, यहाँ नीचे मैनी है, यहाँ ऊपर फ्यू है। तो इधर गर्ल्स और इधर बॉयज़ के बारे में फ्यू और मैनी से हमको ये पता चला कि उनके बारे में हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली। किसके बारे में मिली, ये जो नाउन है जो मेन हेड वर्ड है इसके बारे में। तो जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिस वर्ड से मिलेगी वो एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पर टेबल 4 में और वर्ड्स बढ़ गए, यहाँ डिटरमाइनर हो गया, क्वालिफायर भी है और हेडवर्ड भी है। ऊपर वाली टेबल में क्या था, क्वालिफायर था और हेडवर्ड था, और इससे भी ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सिंगल वर्ड में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखने में मिले थे। अब यहाँ धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ये बढ़ रहे हैं वर्ड्स। तो यहाँ टेबल 3 में हमने क्वालिफायर अकेला देखा था, अब यहाँ पे ये बढ़ गया डिटरमाइनर। क्वालिफायर तो उसी ढंग से है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो हेड वर्ड है, इस वाली टेबल में भी क्या समझा था हमने कि क्वालिफायर क्या काम कर रहा है, ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और इधर क्या हो रहा है, इधर भी क्वालिफायर वही चीज़ कर रहा है। देखेंगे अगर आप, हेडवर्ड क्या है, मैन। अगर पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, अ ब्लाइंड मैन वॉक्स, पूरा अगर मीनिंग समझें इसका तो एक अंधा आदमी चलता है। फिर सेकंड वाला जो सेंटेंस है, द ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड, तो जो मीनिंग इसका है कि सुंदर लड़की
ने नृत्य किया, उस सुंदर लड़की ने, ठीक है। द ओल्ड लेडी क्राइड, तो वो वृद्ध महिला रोई। तो फोर्थ वाला है दीज प्रिटी बेबीज प्ले। तो बेबीज़ का मतलब क्या है? बेबीज़ का मतलब है बच्चे, छोटे बच्चे, शिशु जिनको कहते हैं, जो बिल्कुल अभी नवजात हैं, जो कि अभी चलना फिरना जिनको नहीं आता, ठीक से बैठना भी नहीं आता है, उनको बेबीज़ बोलेंगे। और जो बेबीज़ होता है, आपको ये मालूम होगा कि हम लोग फेमिनाइन और मस्कुलाइन जेंडर जो होते हैं उनके साथ ही और शी का यूज़ करते हैं। अगर मैन है तो यहाँ पे ही लगेगा, लेडी है तो शी लगेगा, गर्ल है तो शी लगेगा, बॉय के साथ ही लगेगा। लेकिन बेबीज़ को हम किसी जेंडर में नहीं रखते हैं, ही और शी उनको नहीं लगाया जाता है, उनके साथ वही लगता है, या और चीज़ों के साथ जो लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इट लगता है, तो इनके साथ भी इट लगता है। तो अभी तो खैर ये प्लूरल में है बेबीज़। तो दीज प्रिटी बेबीज़ प्ले, ये सुंदर बच्चे खेल रहे हैं। तो अभी यहाँ बच्चे ही कहा जाएगा, बच्चे लड़के या लड़कियाँ नहीं कहा जाएगा। तो चूँकि बच्चे हैं तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके बारे में ये सेंटेंस है, दीज प्रिटी बेबीज़ प्ले, यानी कि ये छोटे बच्चे खेलते हैं। अब ये जो उपयुक्त टेबल 4 में डिटरमाइनर और क्वालिफायर मुख्य शब्द हेडवर्ड की व्याख्या कर रहे हैं, ऐसी दशा में हेडवर्ड के पूर्व प्रयोग होने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। यहाँ ये बात आ गई कि ये एडजेक्टिव होता है। तो जो क्वालिफायर जितने भी हैं ये सब एडजेक्टिव्स हैं। गर्ल के बारे में और ज़्यादा विवरण ये दे रहा है एडजेक्टिव कि वो गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। इसी तरह से ये लेडी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो लेडी कैसी है, ओल्ड है। यहाँ बेबीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो बेबीज़ कैसी हैं, प्रिटी हैं, सुंदर हैं। तो जो नाउन या मेन वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे वो वर्ड उसके क्वालिफायर होंगे, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से वो एडजेक्टिव होते हैं। और यहाँ जो डिटरमाइनर है वो एक तरीके से निश्चित करने के लिए हैं कि कौन से, ये हैं कैसे, क्वालिफायर का मतलब कैसे, और ये कौन से। जब हेड वर्ड से पहले एक शब्द हो तो उसे क्वालिफायर करेंगे, और जब दो शब्द होंगे तो एडजेक्टिव शब्द को क्वालिफायर कहेंगे, तथा एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होने वाले शब्द को डिटरमाइनर कहेंगे। यानी कि अगर हेड वर्ड से पहले एक शब्द है तो वो तो क्वालिफायर होगा, जैसे कि यहाँ पर ऊपर है, हेड वर्ड के पहले सिर्फ एक शब्द था तो ये क्वालिफायर था। और अगर दो शब्द होंगे तो एडजेक्टिव को तो क्वालिफायर कहेंगे, और एडजेक्टिव से पहले प्रयोग होने वाले शब्द को डिटरमाइनर कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि जब एक था तो ये तो सिर्फ अकेला क्वालिफायर था, जब ये हेड वर्ड के पहले दो वर्ड हो गए तो जस्ट हेड वर्ड के पहले वाला जो वर्ड है वो क्वालिफायर है, और उसके पहले जो है वो डिटरमाइनर है। द और दीज ये सब डिटरमाइनर हैं। ब्लाइंड, ब्यूटीफुल, ओल्ड, प्रिटी ये सब एडजेक्टिव हैं। मैन, गर्ल, लेडी तथा बेबीज़ ये हेड वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर ये हेडिंग के हिसाब से आपको दिख भी रहा होगा। और ये जो प्रेडिकेट है ये सब क्या है, वर्ब्स। अब टेबल 5 पे आ जाइए। यहाँ पर अब आपको क्या डिफरेंस देखने में मिल रहा है कि एक और कैटेगरी इसमें ऐड हो गई है सब्जेक्ट में। अब ये इतने पार्ट्स को मिला के सब्जेक्ट हमारा बन रहा है, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। जबकि शुरू में हमने जब यहाँ देखा था तो अब ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। देख लीजिए इसको कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में कितने चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर अगर काउंट करें हम तो 1 2 3 4 चार चीज़ें इसमें ऐड होके ही सब्जेक्ट को बना रहा है। तो यहाँ पर एक तो ये मेन वर्ड तो हमेशा आ ही रहा है, और एडजेक्टिवल फ्रेज जुड़ गया, इसमें एडजेक्टिव जुड़ गया और डिटरमाइनर मिल गया, जुड़ गया। तो जो क्वालिफायर था ये तीन चीज़ों को मिला के हो रहा है, और एडजेक्टिव इसमें यहाँ पर शो हो रहा है क्वालिफायर के तौर पर,
डिटरमाइनर ये द, हिज, ये सब डिटरमाइनर हो गए हैं। हेडवर्ड ये आपका है ही है, और उसके बाद ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब एडजेक्टिवल फ्रेज का क्या मतलब है यहाँ पर, जबकि क्वालिफायर को हमने ये पहले ही बता चुके हैं कि ये एडजेक्टिव के तौर पे ये यूज़ हो रहा है। एडजेक्टिव्स हैं ये, जितने भी क्वालिफायर्स हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। और एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है कि जो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पर ये लेडी है, तो लेडी के बारे में पता चल रहा है कि वो लेडी कैसी है, तो ये ओल्ड है। ब्रदर है, तो कौन सा, उसके बारे में क्या पता चला कि वो एल्डर ब्रदर है। बर्ड है, तो बर्ड के बारे में क्या पता चला कि वो ब्लैक बर्ड है। फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के बारे में क्या पता चला कि प्रिटी हैं, वो सुंदर है। और ब्रदर, फिर ये एल्डर। तो यानी कि जितने भी ये यहाँ पर नाउन्स हैं और इनके बारे में जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इनसे मिल रही है, क्वालिफायर से, जो एडजेक्टिव हैं। तो फिर ये एडजेक्टिवल फ्रेज का क्या मतलब है, और उनको एडजेक्टिवल फ्रेज क्यों कहा जा रहा है। फ्रेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो फ्रेज क्या होता है। फ्रेज कहते हैं एक से ज़्यादा वर्ड्स के ग्रुप को, ऐसे ग्रुप्स को कि जो पूरे सेंटेंस नहीं हैं, उनसे मीनिंग क्लियर नहीं होगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि वर्ड्स एक से ज़्यादा हैं कि नहीं हैं, यहाँ हम देख लें इसमें पूरे कॉलम में। इन द रूम एक से ज़्यादा वर्ड हैं, इन द रूम 3 वर्ड्स हैं। इन कोलकाता यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं। सिटिंग इन द ट्री यहाँ पर 4 वर्ड हैं। इन द वाज यहाँ 3 हैं। इन मुंबई यहाँ 2 हैं। तो एक से ज़्यादा वर्ड हैं, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे हैं। इन मुंबई, तो हम इससे क्या समझेंगे, इन मुंबई का मतलब क्या, मुंबई में क्या, नहीं समझ में आ रहा। ये इन द वाज, इससे क्या समझ में आएगा। सिटिंग इन द ट्री, पेड़ में बैठा, क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ये अधूरे सेंटेंसेस हैं। तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं, जो एक से ज़्यादा वर्ड्स का ग्रुप हो लेकिन जिससे पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, वो फ्रेज होता है। और एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब ये है कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडजेक्टिव के ही तरीके से नाउन के बारे में और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमें दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, लेडी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे मिली हमें एडजेक्टिव से कि वो ओल्ड है लेडी। अब इसी तरीके से इस एडजेक्टिवल फ्रेज से हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन उस लेडी के बारे में मिल रही है कि इन द रूम, ओल्ड लेडी इन द रूम। एक तो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि लेडी ओल्ड है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये मिली कि वो रूम में है, इन द रूम। तो ये जो दूसरी इन्फॉर्मेशन एक और मिली हमें, ये हमें किसी एक वर्ड से नहीं मिली, जब बल्कि 3 वर्ड्स के ग्रुप से मिली। तो एडजेक्टिवल फ्रेज का नाम इसको इसीलिए दिया गया है कि है तो फ्रेज, क्योंकि वो एक से ज़्यादा वर्ड्स का एक ग्रुप है। और एडजेक्टिवल क्यों बोला गया, क्योंकि जो काम एडजेक्टिव का होता है कि वो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, वही काम यहाँ पर ये फ्रेज कर रहा है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस लेडी के बारे में और दे रहा है, इसीलिए वो एडजेक्टिवल फ्रेज इसको बोला जा रहा है। और बाकी को भी देखेंगे तो यही पता चलेगा। यहाँ पर ब्रदर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस वर्ड से मिली थी कि वो एल्डर है ब्रदर। फिर इधर से और हमें इन्फॉर्मेशन मिली इन कोलकाता, कि वो कोलकाता में है। फिर यहाँ पर जो बर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो ब्लैक है, तो उसके बाद और इन्फॉर्मेशन मिली सिटिंग इन द ट्री, कि वो पेड़ में बैठी हुई है। फिर यहाँ पर फ्लावर्स के बारे में पता चला कि प्रिटी थे, वो सुंदर थे। तो इन द वास का मतलब होता है फूलदान, जिसमें फूलों को लगाते हैं, जो कि पीतल का भी, मेटल का भी होता है और कांच के भी होते हैं, जिसमें फूल लगा के हम टेबल पर रख देते हैं, वो वास कहलाता है। तो उस इन द वास, तो मतलब जो फूल सुंदर हैं और वास के अंदर हैं। ठीक है, फूल के बारे में अब 2 इन्फॉर्मेशन हुई कि एक तो फूल सुंदर हैं और वास के अंदर। किन फूलों के बारे में बात हो रही है, उन फूलों के बारे में जो सुंदर हैं और वास के अंदर हैं। इसी तरह किस बर्ड्स के बारे में बात हो रही है कि काली चिड़ियाँ हैं जो पेड़ में बैठी हुई हैं। बड़ा भाई जो कोलकाता में है, ओल्ड लेडी जो रूम में है। इसी तरह एल्डर ब्रदर इन मुंबई, बड़ा भाई जो मुंबई में है। तो इस तरीके से
जो मेन अपने ये वर्ड्स हैं नाउन के, तो एक तो उनके बारे में इन वर्ड से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, दूसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन एडजेक्टिवल फ्रेजेस से मिली। और ये डिटरमाइनर जो थे ये सिंगल वर्ड के यहाँ पर है ही हैं, द, हिज, दोज, माय, ठीक है। और प्रेडिकेट में तो फिर ये है ही है कि आपको ये वर्ब्स यहाँ पर मिलेंगे, इज़ वाइज, इज़ अ प्रोफेसर, क्योंकि जो हमने पहले इसके सेंटेंसेस के पार्ट की डेफिनेशन में यहाँ पढ़ा था कि ये जो दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा वो क्या क्या शो करेगा, कि सब्जेक्ट तो वो हो गया जो कि जिसके बारे में सेंटेंस है, पहले वो सिंगल वर्ड में भी और फिर उसके बाद उसके 4 या 5 भाग हो सकते हैं, पार्ट हो सकते हैं सब्जेक्ट के। और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा सब्जेक्ट है, अब यहाँ से ये पूरा इतना ये है सब्जेक्ट, और इसके बारे में जो कहा जा रहा है वो ये प्रेडिकेट है। तो द ओल्ड लेडी इन द रूम, ये पूरा यहाँ तक सब्जेक्ट है। इज़ वाइज, समझदार है। हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता, ये पूरा सब्जेक्ट है। इज़ अ प्रोफेसर, कि उसका बड़ा भाई जो कोलकाता में रहता है प्रोफेसर है। अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, कि एक काली चिड़िया जो पेड़ में बैठी थी वो उड़ गई। दोज प्रिटी फ्लावर्स इन द वाज विदर्ड, यानी जो फूल, सुंदर फूल जो वास के अंदर, फूलदान के अंदर रखे हुए हैं, मुरझा गए हैं। माई एल्डर ब्रदर इन मुंबई इज़ एन एक्टर, मेरा बड़ा भाई जो मुंबई में रहता है वो एक एक्टर है। तो इस तरीके से ये जो पूरे सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इसमें आपने देखा कि जो प्रेडिकेट है वो इतना पार्ट है, बाकी का पूरा पार्ट सब्जेक्ट का है। अब उपयुक्त टेबल 5 में हेडवर्ड की व्याख्या करने के लिए डिटरमाइनर, एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिवल फ्रेज का उचित प्रयोग हुआ। एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हेडवर्ड के बाद होता है, ठीक। अब यहाँ पे चूँकि इसके बीच में ये आया है और पहले उसके एडजेक्टिव आ गया और बाद में एडजेक्टिवल फ्रेज आया है, तो ये इसलिए कि अगर हम उसको पहले रख देंगे तो उसका जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ा जाएगा सेंटेंस का। मान लो ये एडजेक्टिव के बाद होता एडजेक्टिवल फ्रेज, तो हम इसको कैसे पढ़ते? द ओल्ड इन द रूम लेडी इज़ वाइज, ये तो हो नहीं सकता था। द ओल्ड लेडी इन द रूम इज़ वाइज, कि जो बूढ़ी औरत है, जो वृद्धा है, वो जो रूम में है समझदार है। तो ये एक उसका जो तरीका है, एक जो सीक्वेंस का, वो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये जो लिखा हुआ है कि ये बताया गया है कि सब्जेक्ट अगर एक ही वर्ड है तो वो एक वर्ड जो है नाउन, प्रोनाउन, जेरेंट या इन्फिनेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर उसको इलस्ट्रेट किया गया है, उसको और ज़्यादा डिफाइन व्याख्या की गई है, अगर सब्जेक्ट में और कई वर्ड्स शामिल हुए हैं, यानी उनको कुछ और डिटेलिंग करने के लिए, उनके बारे में और ज़्यादा विवरण देने के लिए सब्जेक्ट का अगर कई वर्ड्स का और यूज़ हुआ है, तो फिर उसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो नाउन ही होगा, जैसे यहाँ हुआ है। कि अब इधर पर इसको समझने के लिए ऊपर देख लें कि देखिए यहाँ पर आपने देखा था टेबल 1 में तो सब नाउन थे, ये एक जैसे इन्फिनेटिव था, यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखिए। कैटेगरी ए में नाउन था, कैटेगरी बी में प्रोनाउन था, सी में जेरेंट था और डी में इन्फिनेटिव था। क्योंकि सिंगल सिंगल वर्ड थे इसलिए ये चारों में से कुछ भी हो सकते थे। लेकिन जब हमने कई सारे वर्ड्स को मिला के, जैसे ये एक सब्जेक्ट में कितने सारे वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, तो इतने वर्ड्स को मिला के जब डिटेलिंग उसकी की गई है, तो फिर इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन ही होगा। वो फिर कोई दूसरा एडजेक्टिव या कुछ सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मेन सब्जेक्ट यही है, हेड वर्ड यही है, और उसके सपोर्ट में उसमें और डिटेलिंग जोड़ने के लिए बाकी वर्ड्स का यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द द्वारा होने पर सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होगा और उसे क्वालिफायर कहेंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि अगर जो मेन हेड वर्ड है उसकी डिटेलिंग, उसकी व्याख्या सिर्फ एक और एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ के की गई है,
तो वो उसके पहले लगेगा और वो क्वालिफायर कहलाएगा, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है। फिर है कि सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पूर्व दो शब्द प्रयुक्त होंगे, तो पहले शब्द को डिटरमाइनर और दूसरे को क्वालिफायर कहेंगे। इस दशा में क्वालिफायर सदैव एडजेक्टिव रहेगा, जो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर दो वर्ड हैं तो क्वालिफायर होगा और डिटरमाइनर होगा, और जो क्वालिफायर है वो हमेशा एडजेक्टिव होगा, यानी कुछ उसकी विशेषता बताने वाला शब्द होगा। जैसे मैन की विशेषता ब्लाइंड है, गर्ल की विशेषता ब्यूटीफुल है, लेडी की विशेषता ओल्ड है, एंड सो ऑन। तो ये फिर सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करने के लिए यदि एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हो तो इसे सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे, जैसा कि ये यहाँ हुआ है कि अगर और भी ज़्यादा, जैसे द ओल्ड लेडी, ये तो हो गया कि डिटरमाइनर भी हो गया, और इस मेन वर्ड को थोड़ा सा डिटेलिंग जोड़ने के लिए इसमें एक क्वालिफायर लग गया जो एडजेक्टिव था ओल्ड, लेकिन उसके बाद इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन अभी और बच गई है जो सेंटेंस में देना ज़रूरी है लेडी के बारे में, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि वो जो लेडी जो रूम में है। इसी तरह से यहाँ ब्रदर की, ये तो बता दिया कि ब्रदर एल्डर है, लेकिन उस ब्रदर के बारे में अभी ये इन्फॉर्मेशन और बतानी बाकी थी कि वो ब्रदर जो कोलकाता में रहता है। तो वो अगर ये सिचुएशन बनती है कि एक वर्ड जो कि एडजेक्टिव है उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ रह गई है हेड वर्ड के बारे में बताने के लिए, तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज से अगर बताई जा रही है तो ये उसके बाद में आएगा, और कई ग्रुप ऑफ वर्ड से एडजेक्टिवल फ्रेज के तौर पे उसका यूज़ होके बताया जा सकेगा। तो जो नियम है इसका वो ये है कि डिटरमाइनर और क्वालिफायर का प्रयोग सब्जेक्ट हेडवर्ड से पहले और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट हेडवर्ड के बाद होता है। तो ये इससे आप टेबल 5 से ये बात अच्छी तरह समझ लेंगे कि ये पार्ट सब्जेक्ट का पार्ट है और ये पार्ट प्रेडिकेट का पार्ट है। सब्जेक्ट के पार्ट में डिटरमाइनर, क्वालिफायर, इसको अगर आप सही से देख लें कि जो सब्जेक्ट का पार्ट है उसमें कितने और वर्ड्स जुड़े हुए हैं, और ये सब अलग अलग इनका टर्म है। ये जैसे क्वालिफायर हैं, ये डिटरमाइनर हैं, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हैं, और इनको सबको मिला के ये सब्जेक्ट पूरा हुआ है। तो यहाँ पर जो चीज़ें समझने वाली थी ये 1 2 3 4 5 पॉइंट में हमने समझ लिया, और इसके बाद इसका जो रूल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कभी भी जब किसी सब्जेक्ट में हमको अगर उसको ज़्यादा डिटेलिंग करने के लिए चीज़ें उसमें जोड़ना है तो सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा, फिर क्वालिफायर, फिर हेडवर्ड और फिर एडजेक्टिवल फ्रेज। अब यहाँ पर और क्या ध्यान देना है, या ये भी ध्यान देना है कि जेरेंड जो होगा और इन्फिनेटिव जो होगा, यानी टू प्लस वर्ब, वर्ब में टू लगा दो तो वो इन्फिनेटिव होता है, और वर्ब में आईएनजी लगा दो तो वो जेरेंड होता है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। कभी कभी इनकी व्याख्या के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द इनके ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर होते हैं। निम्नलिखित टेबल को ध्यान से देखें। अब यहाँ पर अभी तक हमने जो ऊपर समझा वो उन वर्ड्स के बारे में समझा, मेन जो हेडवर्ड नाउन के तौर पे है, और उनके साथ में और जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो वो कौन कौन से वर्ड हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं ये हमने समझ लिया। लेकिन अगर सब्जेक्ट का जो मेन वर्ड है वो नाउन ना होके जेरेंड और इन्फिनेटिव है, और उनको भी कुछ डिटेलिंग की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो उसमें किस तरीके से चीज़ें जुड़ेंगी मॉडिफायर के तौर पे, ये यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हेडवर्ड जो पीछे की टेबल में यहाँ पर नाउन था, अब यहाँ पर ये जेरेंड या इन्फिनेटिव हो गया। जैसे यहाँ पर इन्फिनेटिव का ये देख रहे हैं कि वर्ब में टू मिल गया, तो ओबे और गेट ये तो वर्ब हैं, इनके साथ ये टू लग गया, तो ये क्या हो गया, टू ओबे, टू गेट, ये इन्फिनेटिव हो गए। और ये इसी तरह से ये वॉक और स्विम ये वर्ब थे, लेकिन इनमें आईएनजी लग के ये जेरेंड हो गए। तो ये इस तरीके से हेडवर्ड में यूज़ हो रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हेडवर्ड ये हैं।
अब जब सब्जेक्ट के हेडवर्ड ये हैं तो इनको लेकिन थोड़ी सी कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये वाला पार्ट नहीं होता तो सेंटेंस क्या बनता? वॉकिंग इज़ यूज़फुल, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टू ओबे इज़ अवर ड्यूटी, टू गेट इज़ माई एम। अब यहाँ तो ये समझ में नहीं आ रहा कि टू गेट का मतलब क्या पाना, लेकिन यहाँ इतना तो ये समझ में आ रहा, वॉकिंग इज़ यूज़फुल, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टू ओबे इज़ अवर ड्यूटी। तो टू ओबे और टू गेट में थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी अब वॉकिंग इज़ यूज़फुल तो है, लेकिन वॉकिंग इन द मॉर्निंग हम बताना चाहते हैं कि जो चलना है, टहलना है, वो एक यूज़फुल होता है। कब टहलना? सुबह के टाइम। तो फिर ये इन द मॉर्निंग जोड़ना ज़रूरी है। अब स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो इन द रिवर हम कहना चाहते हैं कि नदी में तैरना, तो इन द रिवर जुड़ेगा। अब टू ओबे इज़ अवर ड्यूटी, कि कहना मानना हमारा फ़र्ज़ है, ड्यूटी है। किसका? और टीचर्स का। टू गेट इज़ माई एम, पाना मेरा उद्देश्य है। क्या पाना उद्देश्य है? गुड मार्क्स। तो इस तरीके से ये सेंटेंस अब कंप्लीट हुआ। तो इसमें जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ये पूरा मिला के सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। और इसमें वॉकिंग हेडवर्ड है और ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है, यानी इसको थोड़ा सा इससे और मॉडिफाई किया। ये जो जितने भी सारे वर्ड्स हैं ये इस हेड वर्ड को और ज़्यादा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें जोड़ रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, चलना, लेकिन कब? सुबह। स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज है लेकिन रिवर के अंदर। टू ओबे इज़ अवर ड्यूटी, कहना मानना हमारा फ़र्ज़ है। किनका? टीचर्स का। तो इस तरह से ये जो सब्जेक्ट में जहाँ पर नाउन के बदले में जेरेंड और इन्फिनेटिव का यूज़ होगा तो वहाँ पर मॉडिफायर ऑब्जेक्ट के तौर पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस तरह से यूज़ होते हैं। अब टेबल नंबर 7 में देख लें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जेरेंड का यूज़ इसमें सब्जेक्ट के तौर पे है और प्रेडिकेट में बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट प्रेडिकेट होता ही है। जो सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ पार्ट होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। उसमें वर्ब और बाकी की इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में या जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में दी हुई होती है। तो यहाँ पर ये सिंगिंग, वेटिंग, वर्किंग, स्मोकिंग, सेविंग, ये सब क्या हैं? ये थे वर्ब, इनमें आईएनजी जोड़ दिया है। SING सिंग और ING जोड़ दिया तो सिंगिंग हो गया। वेट WAIT वेट और ING जोड़ दिया तो वेटिंग हो गया। वर्क में ING जोड़ गया वर्किंग। स्मोक ING जोड़ गया स्मोकिंग। सेव इसमें ING जोड़ गया तो सेविंग। तो ये सब मिला के ING फॉर्म मिला के ये जेरेंड हो गए हैं। और जेरेंड के साथ ये अकेला जो एक वर्ड का सब्जेक्ट है और इसका ये प्रेडिकेट है। सिंगिंग प्लीजेज मी, यानी गाने से मुझे खुशी मिलती है। वेटिंग टायर्स मी, इंतज़ार करने से मुझे थकावट होती है। वर्किंग कीप्स अस हेल्दी, काम करने से हम स्वस्थ रहते हैं। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, धूम्रपान नुकसानदायक है। सेविंग पेज, यानी बचत से हमको उसका अच्छा रिटर्न मिलता है। अब यहाँ पर टेबल नंबर 8 आ गई है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इन्फिनेटिव के तौर पे, इन्फिनेटिव्स को सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया है। टू वर्क हार्ड, टू वर्क, टू सेव फॉर द फ्यूचर, टू फ्री इंडिया, टू पे द टैक्सेस, टू सर्व द पुअर। तो यहाँ पर ये क्या है कि जितने भी ये वर्ब्स है इसमें टू जोड़ के और इसके साथ साथ कुछ और ये वर्ड्स इसमें जुड़े हुए हैं तो इनको यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुए हैं। और प्रेडिकेट, जैसा कि हमें मालूम है कि बचे हुए पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। तो जो भी ये सब्जेक्ट है उसके बारे में जो एक्शन हो रहा है, जो कहा जा रहा है, वो प्रेडिकेट है।
तो सब्जेक्ट क्या है? टू वर्क हार्ड, के मेहनत करना। शुड बी अवर एम, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। टू वर्क, काम करना। इज टू वर्शिप, के पूजा के बराबर है। टू सेव फॉर द फ्यूचर, इज ऑलवेज यूजफुल, के भविष्य के लिए बचाना हमेशा उपयोगी होता है, काम की चीज़ होती है अगर हम भविष्य के लिए बचाएं। टू फ्री इंडिया वॉज अवर मोटो, कि भारत को स्वतंत्र कराना हमारा लक्ष्य था, हमारा मोटो था, हमारा उद्देश्य था। टू पे द टैक्सेस इज़ अवर ड्यूटी, कि टैक्स जमा करना, टैक्स पे करना हमारा कर्तव्य है, फ़र्ज़ है, ड्यूटी है। टू सर्व द पुअर इज़ टू सर्व गॉड, कि गरीबों की मदद करना, गरीबों की सेवा करने का मतलब ईश्वर की सेवा करना है, ईश्वर की एक तरीके से स्तुति या पूजा करना है। अब इट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है। ऐसी दशा में इट का प्रयोग इम्प्रेशनल या न्यूट्रल और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह होता है। अब ये टेबल नंबर 9 में ये चीज़ बताई जा रही है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट बिल्कुल ये बदल गए हैं। अगर इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये इट जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है और देयर कौन सा होता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुए हैं। इट जबकि होता है प्रोनाउन और देयर होता है प्रोपोजिशन, लेकिन यहाँ पर ये यूज़ हुए हैं एज अ सब्जेक्ट। इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे, के अब इट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि दिन के मौसम के बारे में या माहौल जो दिन सुहावना लगता है, अच्छा लगता है, उसके बारे में बात हो रही है कि इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे। इट इज़ हॉट टुडे, कि आज काफ़ी गर्मी है। ठीक है। इट इज़ संडे, के ये तो संडे है। इट विल सून बी डे, जल्दी ही सुबह हो जाएगी। इट इज़ 20 माइल्स फ्रॉम इलाहाबाद टू कानपुर, कि कानपुर से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है। अब देयर का जो यूज़ हुआ, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, कि मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं। देयर वॉज अ कैट ऑन द टेबल, के टेबल के ऊपर एक बिल्ली थी। देयर इज़ अ गर्ल अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे एक लड़की है। देयर इज़ अ कार कमिंग, एक कार आ रही है। देयर लिव्ड अ वुमन इन अ विलेज, के गांव में एक औरत रहती थी। तो ये इसके जो मीनिंग निकल के आए, और उसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट के तौर पे ये जो इट और देयर है ये भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं, और ये बाकी का पार्ट सेंटेंस का प्रेडिकेट माना जाएगा। इट के ये कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच इंग्लिश, इट इज़ ट्रू दैट ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, इट इज़ गुड बीइंग अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये कुछ और इट के यूज़ यहाँ पर बताए गए हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच इंग्लिश, कि इंग्लिश पढ़ाना बहुत कठिन काम है। इट इज़ ट्रू दैट ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, ये सच है कि वो हमेशा सत्य बोलता है, सच बोलता है। और इट इज़ गुड बीइंग अ स्टूडेंट, के एक छात्र होना, एक स्टूडेंट होना अच्छी बात है। अब ये एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पे, पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑल्सो पॉइंट आउट द हेड वर्ड्स, क्वालिफायर्स एंड डिटरमाइनर। अब यहाँ पर आपको सेंटेंसेस पढ़ के और उसमें से ये जो ऊपर की टेबल्स में जो भी समझा है आपने, उसके हिसाब से इसमें से ये सिलेक्ट करना है कि कौन से इसमें से हेडवर्ड्स हैं, कौन से क्वालिफायर्स हैं और कौन से डिटरमाइनर्स हैं। तो पहला सेंटेंस है मैन इज़ मॉर्टल। मैन इज़ मॉर्टल का में से सब्जेक्ट हो गया मैन, और इज़ मॉर्टल तो प्रेडिकेट है। तो जो मैन है वो सब्जेक्ट है और नाउन है, और हेडवर्ड वही है। अ ब्यूटीफुल गर्ल इज़ देयर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये यहाँ से इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये इतना पार्ट तो प्रेडिकेट हो गया, ये बच रहा है सब्जेक्ट अ ब्यूटीफुल गर्ल।
तो अ ब्यूटीफुल गर्ल अगर हम देखें तो गर्ल तो हो गया मेन हेड वर्ड जो कि नाउन है, और फिर उसके पहले क्वालिफायर और फिर डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर हो गया ए, एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल, क्वालिफायर और हेड वर्ड हो गया गर्ल। तो ऊपर के जो टेबल्स दी हुई हैं उसके हिसाब से ये आप इजीली समझ सकते हो। और ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये आपको करना होंगी, और इसमें से हेडवर्ड्स और ये सब छांटना है, ये आपको करना है, और जब नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपको क्या करना है कि ये जो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 ये सारे सेंटेंसेस में पहले ये ब्लैंक है और फिर इसके बाद कुछ ये यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं। तो ये जो बाकी का हिस्सा है ये क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। इसमें से सब्जेक्ट नहीं लिखा है, सब्जेक्ट कहाँ है, वो यहाँ है ब्रैकेट में, और लेकिन वो एक सीक्वेंस में ये वर्ड नहीं लगे हैं, वो आपको यहाँ पर सीक्वेंस में मिला के सब्जेक्ट को पूरा करना है। तो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हमने इसके जो ऊपर टेबल्स देखी थी उनके हमने रूल्स समझ लिए थे कि क्या इसके रूल्स हैं। ये इसके रूल्स यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, इनसे आप समझ सकते हैं कि जब सब्जेक्ट एक होगा, जैसे यहाँ पर था ये है सब्जेक्ट एक ही है, इज मॉर्टल, तो यहाँ पर क्या था, ये प्रेडिकेट था और ये सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट में एक ही वर्ड था, तो यही मेन सब्जेक्ट है और यही हेड वर्ड है, तो ये नाउन होगा। फिर इसके बाद ये क्या लिखा है इसमें कि अगर इसको और हम डिफाइन सब्जेक्ट में और ज़्यादा डिटेलिंग आती है अगर कि एक वर्ड से ज़्यादा और वर्ड होते हैं, तो क्या होगा कि जो एक वर्ड वैसे तो जेरेंड और इन्फिनेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर इससे एक से ज़्यादा वर्ड का सब्जेक्ट है तो फिर हमें जो नाउन है वो वही मेन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, 3 वर्ड्स में से जो मैन है ये तो हो गया नाउन, और ओल्ड हो गया उसका एडजेक्टिव, यानी इसके बारे में उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, और द जो हो गया वो डिटरमाइनर हो गया। तो द सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर, द, फिर चूँकि मैन तो इधर आएगा बाद में, और ओल्ड इसके बीच में, यहाँ पर मैन के पहले आएगा ओल्ड। द ओल्ड मैन सैट हियर। तो इसी तरीके से आपको ये वाले बाकी के एक्सरसाइजेस करना है। अब एक्सरसाइज 3 में देख लेते हैं क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। इसमें भी वही है, आपको ऊपर वाले रूल्स के हिसाब से इन सबको अरेंज करना है। तो यहाँ पर भी अगर चलिए यहाँ एक एग्ज़ाम्पल ऐसा ये वाला ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 9 का, ये आपके लिए सॉल्व कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स ज़्यादा हैं और इसमें जो सब्जेक्ट का पार्ट है इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं, पूरा जो ये सब्जेक्ट का हिस्सा है इसमें से चूँकि ये इलस्ट्रेशन इसका किया गया है तो मेन हम नाउन ले लेंगे। तो इसमें से नाउन क्या है, बर्ड, ठीक है। तो बर्ड के पहले आएगा एडजेक्टिव यानी इसका क्वालिफायर जो कि ब्लैक है, सबसे पहले आएगा डिटरमाइनर, तो यहाँ अ और फिर ये ब्लैक, और फिर आ गया बर्ड, ठीक है। अब ब्लैक बर्ड ये हो गया, और सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। तो ये सिटिंग इन द ट्री वाला जो पार्ट है ये क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये इस तरह से सिटिंग इन द ट्री वाला लिख दोगे तो ये पूरा 3 वर्ड्स का, ये पूरा 4 वर्ड्स का जो
एडजेक्टिवल फ्रेज है ये भी यहाँ पर आ जाएगा और ये पूरा सेंटेंस आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। अब एक्सरसाइज 4 पर आ जाइए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन करेक्ट ऑर्डर। इसमें भी वही करना है आपको कि ऊपर वाले जो रूल्स हैं उनके हिसाब से आपको इसको करना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये प्रेडिकेट पार्ट आता है। तो प्रेडिकेट पार्ट के लिए इसका हम अगला जो पार्ट होगा उसमें इसको समझेंगे। अभी ये वाला जो फर्स्ट पार्ट हुआ इसमें आपको जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और उसके जो रूल्स यहाँ पर ये बताए गए हैं, ये इनके हिसाब से आपको इसको स्टडी करके पूरी सारी टेबल्स को स्टडी करिए, इनके रूल्स को स्टडी करिए और जो एक्सरसाइज दी हुई हैं इनको करिए। फिर ये अपना जो नेक्स्ट पार्ट है प्रेडिकेट का वो आपको इसके सेकंड पार्ट में समझाया जाएगा।